हेलो नमस्कार। एमपी के वो कैंडिडेट जो पटवारी और अन्य एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए थे, इन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, पीबी व्यापम एमपी पीबी व्यापम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है पटवारी और उसके साथ कुछ और पदों की। टोटल जो पद है 3555 पद है, जिसमें 2700 कुछ पद जो हैं वो पटवारी के हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सारा विवरण देखेंगे। आप लास्ट तक बिना स्किप की वीडियो को ध्यान से देखना। और जो नए व्यूवर्स हैं, ठीक है, जितनी भी हम भर्ती मतलब इंट्रेंस और रिक्रूटमेंट एग्जाम आती है उसकी सारी जानकारीज आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो जितनी भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो इंट्रेंस और भर्ती परीक्षा जो है रिक्रूटमेंट परीक्षा इसकी तैयारी करते हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन के साथ में आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए और आपको सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको मिले, क्योंकि हम बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देते हैं। जो हमें पता है, जो नहीं पता है ना, हम बिल्कुल आपको नहीं बताएंगे, उसकी सही जानकारी लेंगे, उसके बाद ही बताएंगे। तो जो जानकारी आपको है वो प्रोवाइड कराते हैं। तो यदि आप जानकारी हमारे साथ रहना चाहते हैं, अपडेट रहना चाहते हैं जानकारी के साथ, तो हमें चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट सही पहुँचती रहे। तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, ठीक है, इसके द्वारा उप समूह 2 समूह 4 समूह 2 उप समूह 4 सहायक संपरीक्षक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निवेशक, सहायक राजस्व अधिकारी, सहायक अग्निशमन अधिकारी समकक्ष पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती, सीधी और बैकलॉग दोनों पद इसमें है, तथा भू अभिलेख राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी कार्यपालिक पद, पटवारी पद के संयुक्त भर्ती परीक्षा यहाँ पे आयोजित की जा रही है। और भर्ती इस परीक्षा के फॉर्म भरने की जो डेट है, आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि है 5 जनवरी 2023। ये नोटिफिकेशन बहुत जल्दी लगभग 15 दिन पहले आ चुका है, पर इसके फॉर्म भरने चालू होंगे 5 जनवरी 2023 से फॉर्म भरने चालू होंगे। संशोधन की जो तिथि है वो भी आप 5 जनवरी से ही स्टार्ट होगी। मतलब यदि आपने फॉर्म भरने में कोई गलती कर दी, कुछ छूट गया, कुछ मिस हो गया है, तो आप 5 जनवरी से ही संशोधन भी कर सकते हैं। उसकी कुछ अलग से फीस लगती है, 50-100 रुपये। और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है 19/1/2023, 19 जनवरी 2023 है। अंतिम संशोधन की तिथि जो है 24 यानी 5 दिन और 26 जनवरी 2 दिन पहले तक, यानी 24 तारीख तक आप ये संशोधन कर सकते हैं। तो मेन बात याद रखना है, 5 जनवरी से 19 जनवरी के बीच 15 दिनों में ये फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए बिल्कुल, और कमर कस लीजिए और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि पटवारी इस बार बनना ही बनना है अपने को। ठीक है, परीक्षा दिनांक व दिन, तो परीक्षा दिनांक और दिन क्या है देख लीजिए। तो यहाँ पे 15 मार्च 2023, 15/3/2023 से ये परीक्षा एग्जाम जो है स्टार्ट होगी। और कितने दिनों में चलेगी तो ये अभी कहना संभव नहीं है, क्योंकि कितने लोग फॉर्म भरते हैं, कितने कैंडिडेट रहते हैं, उसके हिसाब से पीईबी जो है कितने दिनों में ये संपन्न कराएगा वो देखना होगा। पर इसके जो एग्जाम स्टार्ट होंगे वो 15 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है एग्जाम 4 दिन चले, 7 दिन चले, 10 दिन चले, वो डिपेंड करेगा कितने कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं। ठीक है, इस बात के ऊपर। यहाँ पे जो है अनारक्षित यानी जनरल के लिए जो फीस है 500 रुपये है, और अदर जो रिजर्वेशन वाले हैं उनके लिए 250 रुपये का शुल्क रहेगा। बाकी कुछ ऑनलाइन और पोर्टल का चार्ज वगैरह रहेगा, इस तरह से है ना फीस रहेगी। फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, 500 और 250 है ना। 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, जब भी होगा। हो सकता है समय के साथ ज़्यादा कैंडिडेट हो तो 3 शिफ्ट में भी एग्जाम पीईबी जो है कंडक्ट करा सकता है। ठीक है, ये उनका मैटर है बात का। ये परीक्षा आयोजन होने वाला है बहुत जल्दी, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, पर ये 5 जनवरी से स्टार्ट होगा। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर। तो अहर्ताकारी अंक दिए हैं। मंडल द्वारा संचालित परीक्षा में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने समूहवार निर्धारित कुल अंकों में से, कुल 200 अंक का पेपर होने वाला है, जैसा मैं बताऊंगा पूरा अभी आपको। आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो में, स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, तब आपको बात समझ में आएगी पूरी। आधी जानकारी मत लीजिएगा। ठीक है, तो कुल अंकों में से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों, इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50%, ठीक है, तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग निःशक्त जन अभ्यर्थी और ईडब्ल्यूएस जो है उनके लिए 10% अंकों की छूट रहेगी। और 40% मतलब 50% जनरल के लिए 50% अंक लाना होगा। मतलब 200 नंबर का पेपर होने वाला है, तो 200 नंबर में 100 नंबर जनरल को लाना पड़ेगा पास के लिए। ये क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया है ना। जनरल वाला 200 में से 100 नंबर लाएगा तब क्वालिफाई होगा, 50% नंबर। और एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये जो 4 कैटेगरी रिजर्वेशन में आती है, इनको 40% यानी 80 नंबर, 200 नंबर का पेपर हो रहा है तो उसमें से 80 नंबर, ये क्राइटेरिया पास होने का है। जैसे 100 नंबर में 33 नंबर पास होने के लिए लाना होता है हमको स्कूल लाइफ में, स्कूल के एग्जाम में, वैसे ही यहाँ पर जो है जनरल वाले को 200 में 100 नंबर 50%, और जो अदर कैटेगरी है एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, उसको 200 में 80 नंबर पास होने के लाने हैं। उसके बाद केवल पास होने से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाने वाला, तो ये तो न्यूनतम क्राइटेरिया है पास होने का। इसके ऊपर के छात्र पास माने जाएंगे, जो कैंडिडेट है वो पास मान जाएंगे। परंतु जो चयन होगा उसके लिए मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके लिए जो भी आगे कंडीशन है वो मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे ये बात है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवार को भी न्यूनतम अर्हता अंकों में 10% की छूट है, मतलब उनको भी 40% है ना नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। हम यहाँ पे प्रमुख प्रमुख बातें देख रहे हैं। यदि आपको पूरी जानकारी चाहिए तो लगभग लगभग 150 पेजों का ये जो है नोटिफिकेशन यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है, पीईबी ने। तो इतने सारे पेजों को यहाँ बताना वीडियो में संभव नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा। तो प्रमुख प्रमुख जो बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यदि आप पूरा देखना चाहते हैं तो पीईबी की वेबसाइट पर जाकर रूल बुक डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिए जो है, जो आपका जो ऑनलाइन परीक्षा होगी वो कितने नंबर की होगी, क्या होगी, तो देखिए यहाँ पे समूह जो है समूह 2 उपसमूह 4 के अंतर्गत एग्जाम होना है। प्रश्न पत्र एक ही होगा, कुल 200 अंक का होगा यहाँ पर, है ना। प्रश्न पत्र का विवरण, तो इसमें 200 अंक में 2 भाग, अ भाग ब भाग यानी पार्ट ए पार्ट बी आएगा। तो पार्ट ए यानी अ भाग में सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, ये 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब विषय, 4 विषय 100 नंबर के आएंगे। अब ये 25-25 के ही आएंगे या हो सकता है कोई 30-30 के आए, कोई 20-20 के आए, कोई 15-15 के आए, ये अभी यहाँ पे कुछ दिया नहीं है ऐसा, परंतु चारों मिलकर 100 नंबर के आएंगे। बी पार्ट में सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता, रीजनिंग और सामान्य प्रबंधन, ये 100 नंबर का आएगा। तो ऐसे 100 नंबर के 200 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। ये बात मैंने कहा था कि 200 नंबर में जनरल वालों को 100 नंबर लाना होगा पास होने के लिए 50%, और SC ST OBC EWS को पास होने के लिए 200 में 80 नंबर लाना होगा, ये क्राइटेरिया रखा गया है। शैक्षणिक अर्हता की यदि अपन बात करेंगे यहाँ पर, तो देखिए समूह 2 उपसमूह 4, तो अभ्यर्थी ने विभागों से के संबंधित भर्ती नियमों के अधीन यथा वांछित विषय में स्नातक, ठीक है, उपाधि उत्तीर्ण की हो, स्नातक पास होना जरूरी है। विभागों द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है। तो जो है पटवारी के लिए भी यहाँ पे एक बात समझने वाली है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि पटवारी का एग्जाम जो है 12वीं लेवल पे या 12वीं बेस पे होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब पटवारी के लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए। जो ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने चाहे BA BSc किसी भी स्ट्रीम से या BCom किसी भी तरह का ग्रेजुएशन यानी 3 साल की या 4 साल की डिग्री कोर्स किया हुआ है, जो ग्रेजुएशन में आते हैं ना, स्नातक मापदंड को पूरा करते हैं, वही इसको भर सकते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर होना या CPCT होना जरूरी नहीं है, ठीक है, केवल स्नातक इसको दे सकते हैं। हाँ, पर यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिसने स्नातक किया है वो इस एग्जाम को दे सकता है। सिलेक्शन यदि आपका हो जाता है तो 3 साल के अंदर आपको CPCT करके देना होगा, है ना, 3 साल के अंदर। यदि आप पटवारी बन जाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, या अन्य पदों पे जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया होगा, यदि 3 साल के यदि लग जाते हैं तो 3 साल के अंदर अंदर आपको CPCT करके देना होगा। अभी कोई कंप्यूटर या CPCT की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, ठीक है, फिलहाल एग्जाम देने के लिए। नेक्स्ट बात जो है आयु सीमा की बात करते हैं। उन समस्त पदों के लिए जिनके लिए मंडल जो है एग्जाम का आयोजन कर रहा है, न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए। पर SC ST OBC और विभाग, निगम मंडल आयोग या स्वशासी संस्था या होमगार्ड में कार्यरत शासकीय सेवकों एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 साल की छूट रहेगी। मतलब यहाँ 40 वर्ष बोला हुआ है, तो 45 साल तक की मतलब 5 साल की छूट रहेगी, 45 साल तक इस एग्जाम को दे सकते हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु 40, छूट के साथ में 45 साल, 5 साल की छूट रहेगी। पर यहाँ पे समझने वाली बात है, ये 18 वर्ष कब पूरी होनी चाहिए, तो देखिए चालू वर्ष की 1 जनवरी, अभी चालू वर्ष की जनवरी मतलब 2022 की जनवरी नहीं है, क्योंकि जो फॉर्म, ये तो नोटिफिकेशन आया है, जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं ये 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब 5 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो चालू वर्ष की 1 जनवरी का मतलब 1 जनवरी 2023 से आपकी आयु का गणना होगी। तो आप देख लीजिएगा कि 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आप 18 वर्ष से ऊपर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और 40 से 45 से अंदर हैं या नहीं। तो जो 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 17 वर्ष से ऊपर हैं और 40 से 45 से अंदर हैं, वही कैंडिडेट इस एग्जाम को दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है अपन यहाँ पे देखेंगे आरक्षण की अपन बात करते हैं। आरक्षण क्या दिया हुआ है, क्या आरक्षण यहाँ पे दिया हुआ है इस पोस्ट में, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो सीधे अपन आरक्षण तालिका पे आते हैं। वर्टिकल आरक्षण लागू होगा, ठीक है। अनुसूचित जनजाति को 20% आरक्षण सीटों में, अनुसूचित जाति यानी जो SC है, जो ST है, ठीक है, ST को 20%, अनुसूचित जाति SC को 16%, OBC यानी अन्य पिछड़ा OBC को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर EWS जो है उनको 10% का ऐसा आरक्षण यहाँ पे सीटों में जो है दिया जा रहा है। और परंतु जिला स्तर के पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण जो है रोस्टर लागू रहेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं यात्रा भत्ता। देखो यहाँ पे एक बात समझिएगा, यात्रा भत्ता भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। यात्रा भत्ता भी आपको मिलेगा, जो आप एग्जाम देने जाएंगे उसमें जो आपका बस या ट्रेन का जो भी खर्चा आएगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसका भी यदि आप हाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर SC ST OBC EWS को ही ये भत्ता मिलेगा, जनरल वालों को ये भत्ता नहीं मिलेगा, है ना। जो यात्रा भत्ता है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके लिए आपको जो है वहाँ पे जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे प्रोसेस कराए जाएंगे। और याद रखिएगा, यदि आप यात्रा भत्ता लेना चाहते हैं तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो साथ में अपना कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र जरूर लेते जाइएगा। यदि आप SC ST OBC EWS कैंडिडेट यदि हैं तो आप जब जाएंगे तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेते जाइएगा, ताकि वहाँ पे जब एक फॉर्म भरा करके वहाँ पे आपको लेंगे तब आपको अकाउंट में जो है इसका यात्रा भत्ता कुछ दिनों में जो है पहुँचेगा, मिलेगा। तो यात्रा भत्ता भी यहाँ मिलने वाला है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण मंडल के मापदंडों अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। मतलब अभी परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ पे होंगे डिसाइड नहीं है। बड़े शहरों में तो 8 से 9-10 जगह तो रहते ही हैं हमेशा, वो तो रहेंगे रहेंगे। क्या इसके अलावा भी जो है कुछ ज़्यादा परीक्षा केंद्र बढ़ाए जाएंगे क्या? क्योंकि पटवारी का पद है, बहुत सारे लोग इसको इंतजार में तैयारी कर रहे हैं, तो काफ़ी संख्या में इसमें भर्तियाँ मतलब जो है कैंडिडेट इसमें भाग लेंगे। तो यदि ऐसी स्थिति आई तो ये सेंटर्स बढ़ भी सकते हैं, इसलिए सेंटर्स अभी यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं। जो नेक्स्ट बात यहाँ पे प्रमुख है, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र इतना 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 के अंतर्गत दिनांक इतना जो भी है के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम, तो यहाँ पे देखिए वेतन आपको कैसे मिलेगा ये बात समझिएगा। वेतनमान जो है न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70%, जो आपका न्यूनतम वेतनमान होगा उसका मतलब प्रथम वर्ष में जो है आपको पेमेंट जो मिलेगा वो आपके वेतनमान का 70% मिलेगा, दूसरे वर्ष में 80% मिलेगा, तीसरे वर्ष में 90% मिलेगा, और फिर ऐसे कर करके वो 100% तक आपको आपका जो है पेमेंट मिलेगा। तो इच्छा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा। मतलब जो परीक्षा अवधि आपकी 3 साल की होती है ना, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, तो तीसरा साल के बाद चौथे साल से फिर आपको 100% पेमेंट यहाँ पे मिलना चालू हो जाएगा। विभागवार रिक्त पदों का विवरण दिया हुआ है। सीधी भर्ती एवं संविदा के रिक्त पदों पर विवरण यहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा। तो श्रेणीवार उपलब्ध पद संख्या यहाँ पे दी है। सीधी भर्ती के पद दिए हैं, संविदा भर्ती के पद दिए हैं, ठीक है। जनरल के लिए यहाँ पे कितने कितने पद हैं, EWS के पद कितने हैं, है ना, ST के कितने हैं, सॉरी ST के और अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने पद हैं। तो यहाँ टोटल आप देख पा रहे हो 3225 पद हैं, है ना, किसके? सीधी भर्ती के। संविदा भर्ती के 80 पद हैं, और इसके अलावा ये सीधी भर्ती बैकलॉग के भी पद यहाँ पे हैं, तो बैकलॉग पद जो है 250 है। ऐसे कुल मिलाकर के 325 पद 80 और 250 टोटल मिलाकर के 3555 पद पर ये वैकेंसी आई है, ठीक है। यहाँ पे अपने को समझना, इसमें ज़्यादातर जो है 2700 कुछ पद जो है ना, वो तो पटवारी के हैं, सबसे ज़्यादा पद जो है पटवारी के हैं। और पूरा विवरण आप यहाँ पे देख पाएंगे। पूरा दिख रहा है कि नहीं? घट रहा है, देखो, नहीं आ रहा है पूरा ना, आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखो ये पद देख पाएंगे, देखो कौन कौन से पद हैं, किस किस विभाग के अंतर्गत, पोस्ट कोड क्या है, भर्ती का प्रकार क्या है, पद कौन कौन से, और उनका श्रेणीवार यहाँ पे आप जो है विभाजन, पदों का जो विभाजन श्रेणीवार यहाँ पे देख पाएंगे। तो बहुत सारे पद हैं, किस किस यहाँ विभाग के अंतर्गत बहुत सारा कुछ है। तो आप इसको जो है वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। मैं मोटे मोटे तौर पर पद आपको बता देता हूँ। पद है अनुवादक का पद है ना, एक दो पद हैं, ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा पद जो है पटवारी के हैं, है ना। कुछ पद जो है सिंगल एक दो पद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। अनुवादक के 15 पद हैं। सहायक ग्रंथपाल, अच्छा विभाग भी दिया है, अवर सचिव विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के अंतर्गत अनुवादक, सहायक ग्रंथपाल, सहायक सम परीक्षक, इसके पद यहाँ पर है, सॉरी ग्रंथपाल तक ना। सहायक संचालय स्थानीय निधि संपरीक्षा मध्य प्रदेश प्रकोष्ठ भोपाल सतपुड़ा भवन द्वितीय तल खंड ग भोपाल, इसके अंतर्गत सीधी भर्ती के पद हैं, है ना, सीधी भर्ती दोनों। सहायक संपरीक्षक और सहायक परीक्षक के यहाँ पे पद हैं, आप देख पाएंगे यहाँ पे कितने पद हैं, ठीक है, 55 पद इसके हैं, ठीक है। और 7 पद है कार्यपालिक जो भी है। तो इस तरह से यहाँ पे विभाग के अंतर्गत कौन कौन से पद हैं और किस किस विभाग में, ये सब कुछ यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है पद में, और पूरा सीटों का विवरण दिया हुआ है। आप ये PEB की वेबसाइट से पूरा देख सकते हैं। मैं मोटी मोटी बातें जो प्रमुख होंगे वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनो के पद भी यहाँ पर है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं तो परिवीक्षा अधिकारी, है ना, परिवीक्षा अधिकारी, सिलाई प्रशिक्षक के भी यहाँ पे पद हैं, ठीक है। प्रशिक्षक निदेशक सिवनी शिक्षक के भी यहाँ पे पद है। सीधी भर्ती शिक्षक के पद भी यहाँ पर हैं। किस विभाग के अंतर्गत पद हैं ये? तो देखो, संचालक संचालय महिला एवं बाल विकास विभाग विजय राज्य वात्सल्य भवन अरेरा हिल्स भोपाल मध्य प्रदेश में के अंतर्गत जो है शिक्षक के पद यहाँ पर हैं, ठीक है। 3 पद यहाँ पे हैं शिक्षक के, ये सीधी भर्ती के और बैकलॉग भर्ती के 2 पद ऐसा। तो शिक्षक के पद भी यहाँ पर हैं, ठीक है।
पर्यवेक्षक सिवनी, हाउस मास्टर, शिक्षक, सांख्यिकी अन्वेषक, कार्यक्रम अधिकारी, कार्यक्रम सहायक, विधि सह परीक्षा अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, है ना, इस तरह के आंकड़ा विश्लेषक, है ना, लेखाकार, सामाजिक कार्यकर्ता के पद यहाँ पर हैं। तो अलग अलग पदों पर जो भी आप योग्यता रखते हैं उसके आधार पर आप अपनी जो है पद जो है एग्जाम डालेंगे और उस पर जो है एग्जाम आप देंगे। ठीक है। सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक लाइब्रेरियन, सहायक नगर निवेशक, सहायक अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, सहायक राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, सहायक स्वच्छता अधिकारी, ठीक है, सहायक परिवहन एवं यातायात प्रबंधक अधिकारी। पर इनके बहुत कम कम पद हैं, एक एक दो दो, किसी में 4, किसी में 5, ऐसे ही पद हैं। ठीक है। जो भरमार पदों की जो आई हुई है, ठीक है, वो किसकी है? पटवारी पद की है। भू राजस्व विभाग के अंदर पटवारी पद की है, सबसे ज़्यादा पोस्ट उसी की है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, बहुत सारे डाटा एंट्री ऑपरेटर, शिक्षक, इन सब की यहाँ पे पोस्ट आई हुई है। ठीक है। देखिए ये यहाँ पे देखेंगे आप 25 प्रकार के संस्थानों में, 25 प्रकार के संस्थानों में 3555 पदों पर ये भर्ती निकली हुई है। और बहुत सारे पद यहाँ पे आपने देखा अभी, है ना। आयुक्त भू अभिलेख ग्वालियर मध्य प्रदेश, इसके अंदर आयुक्त भू अभिलेख जो ग्वालियर मध्य प्रदेश, हमारे यहाँ पे जो भू अभिलेख आयुक्त है वो जो है ग्वालियर में बैठते हैं, तो उसके अंतर्गत जो है सीधी भर्ती है। ठीक है। यहाँ पे पटवारी की, और पटवारी के पद आप देख लीजिए तो ये जनरल के पद हैं, ये ईडब्ल्यूएस के हैं, ये एससी के, ये एसटी के और ये ओबीसी के पद यहाँ पर हैं, आप ये देख पा रहे हैं। तो 995 जनरल के पद हैं, 233 ईडब्ल्यूएस के पद हैं, 337 एससी के पद हैं और 586 जो है एसटी के पद हैं, 616 ओबीसी के। ऐसे कुल मिलाकर के कार्यपालिक पद है ये, कुल मिलाकर के 2736 जो पद है, 2736, 3555 में 2736 पद केवल, है ना, जो है पटवारी के हैं। बाकी सारे पद जो बच गए वो सारे पद फिर बटे हुए हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो 3500, देखो यहाँ पे विवरण मिल जाएगा आपको, नीचे देखिए। ठीक है। यहाँ पे देखिए तो ये श्रेणीवार उपलब्ध पद संख्या यहाँ पे दी है। देखिए तो ये सारा महायोग दिया हुआ है इसका। तो सबसे बड़ी वैकेंसी जो है वो पटवारी की, सबसे ज़्यादा पद जो है इसमें पटवारी के हैं। ठीक है। और सभी जो जितने भी पद हैं, जिन जिन पदों पे यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई है, इनका सारा जो है यहाँ पे मतलब सीट दी हुई है, कहाँ पर किस विभाग में कितनी कितनी किस किस की सीट है, सारा सब कुछ। अनुवादक के पद यहाँ पे दिए हैं, देखिए। ठीक है। और क्या क्या इनके लिए योग्यताएं अपने को चाहिए ये भी सब यहाँ पे दिया हुआ है। ग्रंथपाल के पद में क्या योग्यताएं चाहिए, ठीक है, यहाँ पे इनका पेमेंट मान और योग्यता सब दिया हुआ है, क्या क्या चाहिए इसके लिए, सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। ग्रंथपाल के लिए क्या है, देखो सब दिया हुआ है ना। यहाँ पे आप इस पेज पर आकर के देख सकते हैं आरक्षण तालिका, है ना। सहायक समपरीक्षक कुल 7 पद हैं, है ना। इसके लिए क्या क्या वेतनमान है, क्या वेतनमान इसके लिए रहेगा और शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए। सहायक जनसंपर्क अधिकारी कुल पद 3 है ना। इसके लिए वेतनमान यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए। अच्छा लंबा लमसम वेतनमान है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, माखन चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान या किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान से पत्रकारिता में आपने डिप्लोमा किया हो, इसमें कंडीशन है पत्रकारिता, है ना। तो सब पद के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे आप वीडियो को जरूर देख लीजिएगा पूरा, इस पेज को, जिसका जो आप जिस क्राइटेरिया में आते हो पद भरने के, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके लिए आप मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपके पास है वो पूरा करते हैं नहीं करते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है। सीधे पटवारी पर चलता हूँ। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे पद है, क्योंकि मैं अब यदि आपको पूरा दिखाता हूँ तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर, है ना, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हैं, तो इस पर जो पेमेंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, पेमेंट मान दिया हुआ है, क्या क्या चाहिए कंडीशन, है ना। तो यहाँ पे देखो दिया, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से डिप्लोमा चाहिए। ठीक है। शासन द्वारा मान्यता, न्यूनतम 60% अंक साथ विषय में 60% अंकों से किसी भी विषय में स्नातक चाहिए, है ना। 1 साल का न्यूनतम 1 वर्षीय डिप्लोमा, 1 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर जो है इसमें चाहिए। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा चाहिए, यूजीसी, ठीक है, ये यहाँ पे सब ठीक है, ओके। और एनसीवीटी, हाँ, राष्ट्रीय व्यावसायिक परीक्षा परिषद, एनसीवीटी नई दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद एससीवीटी मध्य प्रदेश द्वारा 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा प्रमाण पत्र होना चाहिए। अच्छा, ये मतलब ये कम जो है इसमें जो है आईटीआई जो है जिन्होंने किया हुआ है वो भी इसको डाल सकते हैं, या तो फिर 1 वर्ष की कोई भी डिप्लोमा किया तो वो भी इसको डाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा भी और कंडीशन है। सीपीसीटी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा सीपीसीटी का वैध प्रमाण पत्र स्कोर कार्ड होना चाहिए। पर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको आप 3 साल के अंदर दे सकते हैं, अभी नहीं भी है तो चलेगा। ठीक है। दोनों टाइपिस्ट का यहाँ पे देख लीजिए, इसमें भी जो है पेमेंट मान दिया हुआ है, पद यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक होना चाहिए, हिंदी शीघ्र लेखन में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होना चाहिए, है ना। 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा आपने किया हो। ठीक है। इसके अलावा
ये है। कोपा से भी यदि आपने किया है, यानी ITI NCVT या SCVT से ITI कोपा से किया हुआ 1 साल का, तो वो भी चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे CPCT भी आपका किया होना चाहिए, ठीक है, CPCT भी आपने किया हो, इस बात का भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे। शिक्षक की कुल पद 2 है ना। पेमेंट जो है यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास। शैक्षणिक योग्यता जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र विषय के साथ स्नातक होना चाहिए, समाजशास्त्र विषय के साथ स्नातक, और बैचलर डिग्री यानी BEd DEd भी आपने किया हो, इस बात का भी यहाँ पे ध्यान रखना है। स्टेनोटाइपिस्ट के कुल 3 पद है। स्टेनोटाइपिस्ट के पदों के लिए भी है ना बहुत अच्छा वेतनमान यहाँ पर है। शैक्षणिक योग्यता क्या है देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक उपाधि एवं शीघ्र लेखन एवं मुद्रा लेखन परीक्षा बोर्ड मध्य प्रदेश से स्टेनोग्राफी परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र हो। शीघ्र लेखन में 100 शब्द प्रति मिनट, शीघ्र लेखन में 100 शब्द, शीघ्र लेखन का मतलब स्टेनो, यहाँ पे टाइपिंग भी पास होना चाहिए और स्टेनो भी पास होना चाहिए। मुद्रा लेखन का मतलब टाइपिंग होता है ना, और शीघ्र लेखन का मतलब स्टेनो होता है। 100 शब्द प्रति मिनट एवं टंकण में यानी टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट की गति एवं कंप्यूटर में टंकण कार्य का ज्ञान होना चाहिए। तो स्टेनो टाइपिस्ट वाला जो पद है, स्टेनो टाइपिस्ट के कुल 3 पद है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर ये है, ठीक है। हाँ जी, तो ये आ गया मेन चीज जो पटवारी का है। पटवारी चयन परीक्षा 2022 हेतु चयन संबंधी नियम और निर्देश, ये जो सबसे ज़्यादा पद इस पर हैं, ठीक है। 2736 पद इसी के हैं, पटवारी के ही हैं। बाकी जो बच्चे 3555 में बाकी जो पद हैं वो दूसरे अन्य, जैसे मैंने बताया, इसके पदों के हैं। पर पटवारी चयन परीक्षा, पटवारी की सबसे ज़्यादा पद हैं, और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात अपने को समझना है। तो पटवारी के रिक्त पदों पर चयन हेतु इस परीक्षा के निम्नलिखित निर्देश लागू, यहाँ पे अपन नीचे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मुख्य मुख्य बातें जो है उसको अपने को समझना है यहाँ पर, है ना, कि मुख्य बातें क्या हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहली बात आती है इसमें, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वेतनमान जो है, वेतनमान जो है पटवारी पद हेतु वेतनमान जो है 5200 से 20200 प्लस 2100 का इसमें ग्रेड पे रहेगा। तो वेतनमान बहुत कम है, ग्रेड पे बहुत कम है, पर पद बहुत अच्छा है, काम बहुत अच्छा है, और बाकी तो आप लोग जानते ही हैं इसमें, है ना। तो अर्हताएं इसमें देखेंगे क्या है। पटवारी चयन परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए वही उम्मीदवार पात्र होगा जिसके पास निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताएं क्वालिफिकेशन होगा। किसी भी जनरली क्या होता था कि जो 12th पास थे वो भी भर सकते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब स्नातक जो रहेंगे वही भर पाएंगे। तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएट वो होना चाहिए। दूसरी बात, पटवारी चयन परीक्षा हेतु CPCT स्कोर कार्ड हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तथापि CPCT परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर चयनित अभ्यर्थी को CPCT परीक्षा नियुक्ति के पश्चात परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। देखिए यहाँ पे समझना है सबसे मेन बात, ठीक है। सबसे मेन बात को यहाँ पे समझ लेंगे, ठीक है। स्नातक होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम, किसी भी विषय से, BA हो, BSc हो, BCom हो या पॉली हो, या ऐसा कोई भी 12वीं के बाद डिग्री डिप्लोमा उसने किया हो जो स्नातक के समकक्ष आता हो, वो स्नातक उपाधि उसके पास है। प्लस CPCT, यदि CPCT वो पास है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो यदि आपकी नियुक्ति हो जाती है, आप पटवारी बन जाते हैं, तो उसके बाद परिवीक्षा अवधि 3 साल की आपकी है। CPCT पास करके देना होगा। यदि आप 3 साल के अंदर CPCT पास करके नहीं देते हैं तो फिर आप नियुक्ति से वंचित हो जाएंगे, 3 साल के बाद आपको हटा दिया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो CPCT पहले से ही होना जरूरी नहीं है। स्नातक है तो आप ये पटवारी का फॉर्म दे सकते हैं। कंप्यूटर की कोई अनिवार्यता नहीं है। आपने DCA, PGDCA, MCA जो भी है ना, BCA किया है, उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई अनिवार्यता नहीं है। बस यदि आप ग्रेजुएट हैं, किसी भी स्ट्रीम से आपने स्नातक किया हुआ है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। CPCT है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो 3 साल के अंदर करके आपको देना होगा, उत्तीर्ण करके देना होगा, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पे है, बिल्कुल समझ लिया आपने, स्नातक प्लस CPCT ये कंडीशन है यहाँ पर। नेक्स्ट बात जो है, महिलाओं के लिए 33% पदों का आरक्षण होगा, ठीक है। महिलाएं इसमें 33% पद महिलाओं के होंगे, 50% पद नहीं होंगे, 33% पद यहाँ पे महिलाओं को दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं पटवारी पदों की एकजाही आरक्षण तालिका यहाँ पे दी है, ठीक है। सीधी भर्ती के पद हैं कुल 2736 पद हैं, 2736 पद यहाँ पर हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा आपको जो है रोस्टर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जनरल के लिए जो कुल पद हैं, कितने पद हैं यहाँ पे दिए, जनरल के लिए कुल पद कितने दिए हुए हैं यहाँ पे दिया। टोटल पद जो है जनरल के लिए टोटल पद जो है वो कितने हैं, 975, ठीक है। EWS के टोटल पद कितने हैं, 233, ठीक है। SC के टोटल पद कितने हैं, 337, ST के जो पद हैं वो हैं 586, और OBC के लिए टोटल जो पद है वो कितने हैं,
615 पद है। तो ओबीसी नील ओपन के लिए जो है ना 316 पद हैं और महिलाओं के लिए 142 पद है। भूतपूर्व सैनिक के लिए जो कोई यहाँ पे पद दिए हैं, संविदा कर्मियों के लिए जो पद हैं है ना वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो टोटल जो मेन लड़ाई है वो नील पद पे पुरुषों के लिए 316 पद, महिलाओं के लिए 142 पद, ऐसे मिलाकर के टोटल जो पद हैं वो 2736 यहाँ पे पद हैं। ये मेन है जो है आपके पटवारी के सबसे ज़्यादा पद 2736 है। बाकी जो पद हैं अदर पोस्ट के हैं। नेक्स्ट पे आते हैं पटवारी पदों की जिला स्तरीय वर्गीकरण आरक्षण तालिका। जिला स्तर पर यहाँ पर किस जिले में कितनी पोस्ट पटवारी की है इसका भी यहाँ पे विवरण आपको दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। ठीक है, तो सीधी भर्ती पटवारी श्योपुर के लिए कुल 17 पद हैं और इसका यहाँ पे आरक्षण दिया हुआ है। ठीक है, मुरैना में 7 पद हैं, इसका पूरा यहाँ पे 7 पद कौन कहाँ कहाँ पर है वो सब किस किस के लिए है। शिवपुरी है उसके में 29 पद हैं। ठीक है, किस किस के कितने पद है यहाँ पे, किस कैटेगरी के कितने पद यहाँ पे दिया हुआ है। गुना के यहाँ पे पद दिए, सभी जिले के, अशोकनगर के पद दिए हैं। दतिया जिले में कितने पद हैं, पूरे 52 जिले के पद यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उज्जैन में कितने पद है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, देवास में कितने पद हैं, है ना, देवास में यहाँ पे कितने पद है दिया हुआ है। रतलाम में कितने पद है यहाँ पे दिया है। शाजापुर में कितने पद है यहाँ पे दिया है। आगर मालवा के यहाँ पे पद दिए हुए हैं। ठीक है, जिले वाइज मंदसौर, नीमच, इंदौर, धार, ठीक है, सारे जिले के पद, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, ठीक है, सभी जिलों के, खंडवा, बुरहानपुर, भोपाल, सीहोर, ठीक है, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, बैतूल, ठीक है, होशंगाबाद, हरदा, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, ठीक है, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में कुल 148 पद है, सबसे है ना, बहुत सारे पद हैं। ठीक है, सिवनी में 27 पद हैं, मंडला में 52 पद हैं, डिंडोरी में 88 पद हैं, बालाघाट में 208 पद। बालाघाट जिला देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पद जो है बालाघाट में आप देख पाएंगे ना, सीधी भर्ती पटवारी बालाघाट में 208 पद, सबसे ज़्यादा पद जो है 208 यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, जनरल के लिए जो पद हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख पाएंगे पूरा जनरल के लिए जो कुल पद हैं वो 98 हैं। ईडब्ल्यूएस के 23 पद हैं, एससी के 9 पद हैं और ये नीचे दिए हुए हैं एसटी के जो हैं 13 पद हैं और ओबीसी के 65 यहाँ पे पद हैं, है ना। ठीक है, तो इस तरह से जो है बालाघाट में सबसे ज़्यादा 208 पद यहाँ पे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है 218 पद रीवा में है, 218 पद रीवा में है पटवारी के। शहडोल में 47 पद है, अनूपपुर में है, ठीक है, उमरिया में 51 पद हैं, सीधी में है, ठीक है, सिंगरौली, सतना। तो इस तरह से जो है आपने देखा कि पटवारी की बहुत बम्पर जो है वैकेंसी आई हुई है। 200 नंबर का पेपर है और क्राइटेरिया जो है स्नातक होना चाहिए। आपका कोई कंप्यूटर कोर्स किया है नहीं किया है उससे कोई डजन मैटर है, वो है ना, ज़रूरत नहीं है उसकी वहाँ पे। पर यदि आपका CPCT या पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है अभी आप केवल यदि स्नातक हैं पास तो आप इस पटवारी की एग्ज़ाम को दे सकते हैं। 200 नंबर का पेपर होने वाला है, बहुत अच्छी तैयारी कर लीजिए। ठीक है, पेपर आपका निकल जाता है। 80% यानी SC ST OBC जनरल के लिए पास होने का क्राइटेरिया 200 में 80 नंबर के ऊपर पास माने जाएंगे, या 40% है, जनरल के लिए 50% है, 100 नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बम्पर वैकेंसी आई है। एक एक ज़िले में जो है 200 वैकेंसीज़ हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा है, पर बहुत सारे ज़िले में जैसे छिंदवाड़ा है, सिवनी है, बालाघाट है, ठीक है, और शायद रीवा है, यहाँ पे 200 से ऊपर पद हैं इनमें। ठीक है, काफ़ी सारे पद यहाँ पर हैं। तो इस तरह के 2736 पदों पर आपकी वैकेंसीज होनी है। तो गुड लक, तैयारी कीजिए। ठीक है, काफ़ी अच्छा वक्त आप लोगों के पास है, लगभग ये समझ लीजिए कि 4 महीने का वक्त आपके पास है और 4 महीने में आप बहुत तैयारी कर सकते हैं। सो गुड लक, थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, गुड लक।